कलकत्ता क्या है। तो सबसे पहले तो कलकत्ता को मेरा सलाम पहुंचे। एक ऐसी जमीन जो पूरे हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि आखिर कलकत्ता और ये बंगाल के लोग एक ऐसी जहनियत जिसके बारे में हम लगातार पिछले कई घंटों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपने उस सड़ी जहनियत को, उस आइडियोलॉजी को अपने स्टेट में घुसने नहीं दिया। बंगाल का किला फतह नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँ, आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे किया। तो मैं यहाँ ये भी जानने आई हूँ, पिछले इलेक्शन में मैं यहाँ आई थी 2 साल पहले कवर करने के लिए, और इलेक्शन के बाद यहाँ पहुंची हूँ। उस वक्त भी मेरा असेसमेंट यही था जिस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आया। लेकिन बंगाल को बताने के बजाय बंगाल से बहुत कुछ सीखना जरूरी है। आज का टॉपिक है कि वायलेंस फ्री इंडिया। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई और मुझे लगा कि ये तो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम होने जा रहा है। एक ऐसे दौर में जहां हर रोज मैं अपने प्रोग्राम्स के जरिए तमाम तरह के थिंक टैंक, तमाम एक्टिविस्ट ये बता रहे हैं कि वायलेंस में किस तरह से इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया परेशान है। मैं अभी दुनिया के कई मुल्कों का दौरा करके आई हूँ और उन मुल्कों में मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ इतनी नफरत, इतना बंटवारा, इतनी गैर बराबरी और इतना तशद्दुद क्यों है। ऐसे में मजलिस मुशावरत ने ये सोचा कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है, या कम से कम ये ख्वाब देखा कि हिंदुस्तान में वो दिन भी आएगा जब वायलेंस फ्री इंडिया हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये सोचा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप बदतरीन हालात से गुजर रहे हो ऐसे वक्त में जबकि आपके सांस लेने को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया हो। जब आप सोचते हो कि एक लफ्ज मुंह से न निकले, कि दिमाग में ही सोच ही हो, तब उस सोच को भी कैदी बना दिया गया हो। ऐसे वक्त में जब लगे कि सैकड़ों साल से वो तमाम जनरेशंस, हमारे बाप दादा परदादा, उनके भी बाप, उनके भी दादा, सब यहाँ की मिट्टी में दफन है और आज कहा जा रहा हो गो टू पाकिस्तान। ऐसे वक्त में ये इस तरह की महफिल, आप लोगों का यहाँ मौजूद होना और तमाम बुजुर्गों के बीच, मेरे पास कहने के लिए बहुत कम है क्योंकि मैं इतना कुछ सीखा पिछले 2 घंटे में मैंने यहाँ, और तमाम बुजुर्गों दानिश्वरों के बीच में यहाँ ऑडियंस में भी जिस तरह के लोग बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन कहने से भी ज्यादा मैं सुनना चाहूंगी। और मुझे इसलिए भी मैंने आना पसंद किया क्योंकि हर रोज जब मैं उठती हूँ आजकल और फिर से एक प्रोग्राम करना होता है, अक्सर थक जाती हूँ, जिस्मानी नहीं दिमागी तौर पे, रूहानी तौर पे भी एक तरह की थकान होती है। ऐसा लगता है कि रोज एक ही बात कह रही हूँ, ऐसा लगता है रोज आईने में वही चेहरा देख रही हूँ, ऐसा लगता है रोज अपने को ही सुन रही हूँ, और ऐसा लगता है कभी कभी कि सिर्फ मैं ही कह रही हूँ और मैं ही सुन रही हूँ। और ऐसे में आप तमाम लोगों से को यहाँ देखना, मैं हौसला देने नहीं, हौसला लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यहाँ पर ये पूरा एक कमरा है, ये एक हॉल है, यहाँ आप लोग इस बात पे चर्चा करने बैठे हैं कि आपको तशद्दुद नहीं चाहिए, आपको नफरत नहीं चाहिए। यहाँ अब भी आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में मुसलमान होना ऐसा नहीं है कि तमाम 20 करोड़ लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई आपको गंगा में डुबो देंगे या जमुना में डुबो देंगे या 20 करोड़ लोगों को जेल में बंद कर देंगे। आज के दौर में जिस तरह के हालात हैं वो है, अगर अंग्रेजी में कहें तो लाइफ विदाउट डिग्निटी, और उर्दू में कहें तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें जिंदगी तो है, आबरू नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब रोशनी कम हो रही हो तो एक हल्का करके, एक घेरा बना के सब लोग बैठ जाएं और उस फड़फड़ाती जो लौ है उसको बुझने न दें। एक बहुत खूबसूरत शेर भी है, इस पे शायद पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा, हल्का किए बैठे रहो यारों,
कुछ याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को याद हो तो बताइए। बहुत खूबसूरत शेर है, रोशनी मध्यम तो है लेकिन रोशनी तो है, इस तरह करके कुछ शेर। खैर, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेरे सीनियर गुप्त जी ने कहा, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात की, और इसलिए मैं कहती हूँ कि इस मुल्क में जो लिबरल हैं, सबसे बड़े माइनॉरिटी, सबसे छोटी माइनॉरिटी यहाँ सिख या ईसाई या पारसी नहीं है, जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है वो यहाँ लिबरल्स, चाहे वो हिंदू लिबरल हो, मुस्लिम लिबरल हो, सिख या ईसाई लिबरल, तो वो छोटी जो माइनॉरिटी है उनमें से आते हैं संदीप जी या गुप्त जी, या मैं अपने को भी कह सकती हूँ। मैं भी, मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं हिंदुस्तान की जो एक लिबरल आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें मैं यकीन रखती हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो रही है, सब्जेक्ट पे आते हैं कि हेट फ्री इंडिया या वायलेंस फ्री इंडिया। देखिए, वायलेंस के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो शर्त है, वो है नफरत, और नफरत के साथ साथ गैर बराबरी और डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और हेट, ये प्री रिक्विजिट है। यानी ये शर्त है कि ये चीजें जरूरी है इससे पहले कि नफरत हो। और ऐसे वक्त में जब नफरत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया का स्टेट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, इस नफरत का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ एक्टर हिंदुस्तान की हुकूमत है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो आपको कुछ फिगर्स में देती हूँ। मेरा यही काम है, पढ़ने लिखने का और अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने का फिगर और डेटा से। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है, वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड है ये थिंक टैंक, जो कहती है कि पिछले आधे साल में, यानी इस साल के आधे हिस्से में, अभी तो और कई महीने पड़े, इस साल के आधे हिस्से में 255 हेट स्पीचेस हुई हैं। 255 हेट स्पीचेस, उसमें 80% जो है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट से आती हैं। जहां बीजेपी हुकूमत में है, 80% हेट स्पीचेस बीजेपी रूल्ड स्टेट से आती हैं। और ये जो हिंदुत्व वॉच है, ये कोई जमीन पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इनके इस डेटा को भी हम, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट ऑफ हेट है, यानी जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट ने, मेरे जैसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डॉक्यूमेंट कर लिए, जिन चीजों पे हमने रिपोर्टिंग कर ली, वो इंसिडेंट इन्होंने दर्ज किए हैं। क्योंकि हुकूमत ने हिंदुस्तान की 2017 में जो हेट है उसको लेकर डेटा ही बंद कर दिया। यानी अब आप ये तोल नहीं सकते, ये माप नहीं सकते, वो तराजू ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास जिससे ये हम साबित कर सकें कि इतनी बार नफरत भरी बातें कही गई। हिंदुस्तान टाइम्स के एक फॉर्मर एडिटर थे, उन्होंने हेट वॉच के नाम से, हेट ट्रैकर के नाम से उन्होंने एक अपने अखबार में एक नया कॉलम शुरू किया। 2 हफ्ते बाद पता चला ना वो कॉलम रहा ना वो एडिटर रहे, और हद तो ये हो गई कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये एक ऐसी कुछ गुमनाम कहानियां हैं, कुछ ऐसे हीरो होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में अनसंग कहते हैं, यानी जिनके गीत भी हमने नहीं गाए, उनकी बहादुरी को आज आपको बता रही हूं, आपको लग रहा है कोई खबर है शायद, और ये कई साल पहले की बात है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है, उसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटका इलेक्शंस में उन्होंने ये पाया कि नफरत जो है, हेट जो है, वो बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन का एक सबसे अहम हिस्सा था। और इस हिस्से में, क्योंकि नफरत आप कैसे फैलाएंगे, नफरत कोई फिजा में तो नहीं, कोई फिजा में तो नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्ट में तो नफरत नहीं हो सकती। नफरत के लिए आपको बाकायदा एक फिगर चाहिए। दुश्मन अगर नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत के लिए आपको वजह नहीं चाहिए, मोहब्बत के लिए कोई पुतला नहीं चाहिए, लेकिन नफरत के लिए आपको एक पुतले की जरूरत है जिस पर पत्थर फेंके जा सके। आज की तारीख में वो पत्थर फेंके जाने वाला पुतला हिंदुस्तान का मुसलमान है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में पाया कि 1.5 लाख लोग कम से कम लगाए गए, सोशल मीडिया के वर्कर्स
जिनके जरिए नफरत फैलाई जा रही थी मुसलमानों के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, और कहा यह जा रहा था कि अगर आपको इस सब से बचना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो इसलिए बहुत अहम है कि जब हम समझें और किसी बात को कहें, मैं समझती हूं कि जितने लोग हमारे सामने यहां बैठे हैं ज्यादातर इमोशनली सोचते हैं, जज्बात से सोचते हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो, जैसे मैंने कहा कि हल्का करके उस रोशनी को ना बुझने देने का वक्त तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हिम्मत से उस रोशनी को आगे बढ़ाने का वक्त भी है। ईसाइयों के ऊपर जो हमले हुए हैं, मणिपुर में 254 चर्चों को 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, 2 दर्जन नहीं, 3 दर्जन नहीं, 5 दर्जन नहीं, 254 चर्च जला दिए गए। मणिपुर की ही जो इंसिडेंट है हमें ये बताता है 2011 से और 2022 के बीच में जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं उनके ऊपर 4 गुना हमलों की तादाद बढ़ गई है। तो ये अफसोस की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं, ऐसी हुकूमत के तले हम दबे हुए हैं जिसकी जो स्टेट पॉलिसी है वो है हेट और वायलेंस। हुकूमतें हुआ करती हैं जिनकी स्टेट पॉलिसी होती है कि हम गरीब लोगों को जो पूरी हमारी तरक्की की जो पूरी बयान है उसमें शामिल करेंगे, हम हिंदुस्तान को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हैं। कोई भी अलग अलग, मैं कहूंगी मनमोहन सिंह थे, उनका एक अलग नजरिया था, उससे पहले और प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी थे, उनका अलग नजरिया था, उससे पहले और प्राइम मिनिस्टर थे, सबका अलग अलग नजरिया है। इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही नजरिया है, वो है नफरत और तशद्दुद। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गए, वहां एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है और आपको इस बारे में क्या कहना है, आप मुसलमानों के हालात कैसे बेहतर बनाएंगे। ऐसे ही सवाल था, बहुत कमजोर सा सवाल, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कोई बहादुरी से पूछा गया सवाल था। उस पर सीधे स्ट्रेट फेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अभी यहाँ हमारे गुप्त साहब मेरे सीनियर कह रहे थे, झूठ की बात कह रहे थे। झूठ अगर बोले भी आप तो इस कॉन्फिडेंस से बोलिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बोलिए जहां कोई ये भी ना कह सके, और इतनी बार बोलिए कि सच कोने में छिपा रहे और झूठ पूरी महफिल में शोर मचाता रहे। 24 घंटे पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे फिर सवाल पूछा गया, फिर अमेरिका में ही सवाल पूछ लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं, मुझे बताइए डिस्क्रिमिनेशन कहां है। स्ट्रेट फेस के साथ हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, वेयर इज डिस्क्रिमिनेशन, आई डिफाई यू, वेयर इज डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसे दौर में जहां बच्चे को सजा उसका मजहब देख के दी जाती है, एक ऐसे दौर में जहां सिर्फ वोटर ही नहीं, मुस्लिम वोटर ही नहीं, मुस्लिम नेता भी पार्लियामेंट में जलील किया जाता है, जहां उसको टेररिस्ट कहा जाता है। सोशल मीडिया पे जब मैं जाती हूं, अभी मैं कल एक प्रोग्राम में गई थी, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन का प्रोग्राम था, तो कल से मुझे अब तक हजारों गालियां पड़ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि मैं कम्युनिस्टों के प्रोग्राम में गई और वहां जाके बोली। अब यहां मैं मुसलमानों के प्रोग्राम में आ गई, यहां आके बोल रही हूं। मैं कहती हूं आप मुझे बुला लीजिए अपने प्रोग्राम में, मैं वहां भी जाके बोलूंगी। सिर्फ हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि जो मैं बोल रही हूं आप सुन सके। मेरा छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पर बोलना तो गवारा नहीं होता। मुझे उस तरह की धमकियां दी जाती हैं जो सुनना भी मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है। मुझे वीडियोस बना के बाकायदा लोग भेजते हैं कि मेरे साथ वो क्या क्या करना चाहते हैं। फिर हर रोज हर सुबह मैं हिम्मत जुटाती हूँ, फिर से खड़ी होती हूँ, कैमरा लाइट ऑन करती हूँ और फिर बोलने लगती हूँ।
आपने सिर्फ यही किस्सा सुना कि वो बच्चा जिसका मजहब देख के बुलाया गया और बाकी क्लासमेट्स को कहा गया कि भाई सब बारी बारी से इस बच्चे के थप्पड़ मारिए, लेकिन आपने ये किस्सा नहीं सुना कि एक टीचर जो आर्ट्स की टीचर थी, वो मुगल आर्ट्स पढ़ा रही थी, पूरी क्लास ने उनका बॉयकॉट कर दिया और कहा मोदी जी ने कहा है मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना है। यानी मुगल आर्ट और मुगलों के बारे में पढ़ना, यानी आज जो हमारा आईक्यू है, क्योंकि देखिए झूठ का खरीदार भी कौन हो सकता है, कम अक्ली आज के दौर की सबसे बड़ी पहचान है। आपको नफरत करने के लिए बहुत ज़हीन होने की जरूरत नहीं, कम अक्ली आज के दौर की